नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन अड्डा पर। दोस्तों, ये सेशन है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है जिसमें कुछ योजनाएं हुई थी। आज इसका लेक्चर 2 है जो आने वाली कुछ आगे की इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो हमने इसमें कवर की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहली योजना है हमारी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो है उसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहां से किया था? यूपी के बलरामपुर से किया था। देखिए, यूपी के बलरामपुर से इसका उद्घाटन किया गया था। देखिए, ये योजना कोई आज की योजना नहीं है। सरयू नहर राष्ट्रीय योजना जो है ये 1978 से शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणोंवश इस पे काम नहीं हो पाया और उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसमें कार्य अग्रसर हुआ, इसको शामिल कर लिया गया और उसके बाद कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया इसके ऊपर काम करने के लिए। तो दोस्तों, अब ये इस पर कार्य हो रहा है और इसमें कुल लागत जो एस्टीमेट बनाया गया वो 9800 करोड़ रुपए का था। कुल लागत इसकी कितनी रखी गई है? 9800 करोड़ रुपए की। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस योजना का है कि इसके तहत 5 नदियों को जोड़ा गया है। कितनी नदियों को जोड़ा गया है? 5 नदियों को। ठीक है, ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। कौन कौन सी 5 नदियां हैं? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। तो देखिए, 5 नदियां हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इन नदियों को जोड़कर क्या किया जा रहा है? देखिए, नहर परियोजना है तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि भाई नदियों को जोड़ करके क्या हुआ है, जल संसाधन की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित कराई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा गांव ऐसे जगहों पर जहां जल संसाधन उपलब्ध नहीं है उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पूर्वी यूपी के इसमें कितने जिलों को लाभ मिलेगा। देखिए, लिखा है 9 जिलों को लाभ मिलेगा। तो पूरी यूपी के क्वेश्चन यही से बन जाएगा कि कितने जिलों को लाभ मिलेगा। तो पूरी यूपी के 9 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं, जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना थी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे, वो डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं, वो है नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य जो किया गया है, जिसकी आधारशिला रखी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ये जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जेवर गौतम बुद्ध नगर यूपी में स्थित है, ये बनाया गया है। ठीक है, जो जेवर गौतम बुद्ध नगर यूपी में, ध्यान से याद रखिएगा, जेवर गौतम बुद्ध नगर यूपी में। अच्छा, अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इसमें। यूपी जो राज्य है वो देश का अकेला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यूपी राज्य देश का अकेला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। इसी के साथ एक की पॉइंट और है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है इसमें दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट? नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है भारत का जहां पर शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा। मतलब कार्बन उत्सर्जन ही 0 हो रहा है। कितना बड़ा कदम है प्रदूषण की समस्या को दूर करने का। ठीक है, तो नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की मुख्य बातें ये रही। आगे बात करते हैं हमारी अगली योजना के बारे में। हमारी अगली योजना है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसानों से रिलेटेड है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ठीक है, इस योजना के तहत देखिए, किसानों का नाम से ही पता चल रहा है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, मतलब किसानों की आय ज्यादा से ज्यादा करने का लक्ष्य। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होगा? 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। देखिए, 100 करोड़ रुपए कहां इन्वेस्ट होंगे? ये यूज किया जाएगा इसका कोल्ड स्टोरेज बनाने में। जो फसलों का नुकसान हो जाया करता था उस नुकसान में कमी आएगी। किसानों की आय को ज्यादा से ज्यादा दुगना करने का प्रावधान है इसका, इस योजना का लक्ष्य है। ठीक है, अच्छा, अगली योजना की बात करते हैं। देखिए, की पॉइंट्स पे ही ध्यान देना है, हमें
बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन हर चीज को पढ़ेंगे ना तो एग्जाम के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वही बस हम पढ़ लें और हमारा काम बन जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, देखिए इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या था। गांव में रहने वाले लोग अक्सर देखते हैं कि शहरों में निवास कर जाते हैं, शहरों की तरफ गमन कर गए, कुछ लोग विदेशों में रह रहे हैं। अब वहां पे अच्छे सुखी संपन्न है सब लोग, ठीक है, गांव वाले लोग शहरों में निवास कर गए, विदेशों में कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो एकदम उनका जीवन खुशहाल है और वो चाहते हैं कि अपने गांव के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका विकास कर सके, कैसे योगदान दे सके। तो अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो यूपी की सरकार ने क्या किया, मातृभूमि योजना के तहत क्या किया इन्होंने कि एक प्लेटफॉर्म लाया जिसके तहत, इस योजना के तहत क्या होगा कि अगर आप जो पंचायती क्षेत्र का इलाका है, ठीक है, ग्राम पंचायत के अधीन अगर आप जो भी कार्य कराना चाहते हैं उसमें अगर 60% का खर्च स्वयं वहन कर लें आप, है ना, तो उसका 40% शेष जो होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। कोई भी निर्माण कार्य कराना है आपको, उसके लिए प्रावधान क्या है देखिए, उसके लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया गया। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत क्या किया गया, उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया गया है। अब देखिए इसके अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल और सशक्त समिति बनेगी। क्या बनेगी, गवर्निंग काउंसिल बनेगी और सशक्त समितियां बनेगी। अब इसके अंतर्गत जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। जो अध्यक्ष होगा वो हम कौन होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे, ठीक है, और उपाध्यक्ष इसके कौन होंगे, उपाध्यक्ष पंचायती राज्य मंत्री होंगे। देखिए ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बनते हैं यहाँ पे कि मतलब जो उत्तर प्रदेश की मातृभूमि योजना है उसमें उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का जो गठन किया गया है उसके अंतर्गत जो गवर्निंग काउंसिल बनी है उसके उपाध्यक्ष कौन होंगे और अध्यक्ष कौन होंगे। तो अध्यक्ष हमारे कौन होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, और उपाध्यक्ष होंगे पंचायती राज्य मंत्री। ठीक है, अब देखिए 4 योजनाएं हमारी तैयार हो गई हैं और 5वीं योजनाओं की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्या है वो, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कोई नई योजना नहीं है, ये पहले चली आ रही जो मिड डे मील योजना थी। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना, बहुत से लोग जानते हैं इसमें कि जो ये मिड डे मील योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये पुरानी योजना है, ये कब से प्रारंभ हुई इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जो है ये कोई नई योजना नहीं है, जो पहले चली आ रही जो योजना है मिड डे मील योजना उसी की जगह पे इसको रखा गया है। ठीक है, ये बनाई गई योजना। अब ये क्या कवर करती है, ये इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की छात्रों को मध्याह्न भोजन व्यवस्था दी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 5 वर्ष के लिए लागू की गई है। कब से कब तक की लागू की गई है, 5 वर्ष के लिए लागू की गई है, 2021-22 से लेकर के 25-26 तक की। ठीक है, 5 साल की योजना है, मिड डे मील योजना की जगह ले ली है। और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत क्या होगा प्रावधान, प्राथमिक कक्षाओं, देखिए 2 कक्षाओं को कवर किया गया, एक प्राथमिक कक्षाओं को और एक उच्च प्राथमिक कक्षाओं को। ठीक है, अब प्राथमिक कक्षाओं में प्रति स्कूल प्रति बच्चे पर 100 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति कराई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितने ग्राम, 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति कराई जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि भाई प्राथमिक कक्षाओं में प्रति स्कूल प्रति बच्चे पर कितना खाद्यान्न की आपूर्ति कराई जाएगी, 100 ग्राम, कितने, 100 ग्राम। ठीक है, और उच्च प्राथमिक के लिए 150 ग्राम, 150 ग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो की पॉइंट्स थे इन योजनाओं के वो हमने आपको डिस्क्राइब किए। अब दोस्तों ये 5 योजनाएं हैं, इनको आप अच्छे से पेन डाउन कर लेंगे और फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी आपको कराते हैं। तो पहली जो हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो है। पहला क्वेश्चन आपके सामने,
सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजनाओं में कितनी नदियों को जोड़ा गया है? एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने कि यूपी के कितने जिले इससे लाभान्वित होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, देखिए नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात मैंने जो की थी, इसमें दिल्ली एनसीआर का हमने नाम लिया था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो दो आंसर के साथ ये भी आप बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर में कितने यूपी के जिले शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत जो उपाध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार यूं ही बांटते रहिए। थैंक यू।